नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग श्वसन तंत्र, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो श्वसन तंत्र है, ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण इंजन है। ठीक है, इंजन का मतलब ये है कि सारी चीज़ें जो है यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। मनुष्य के सबसे श्वसन तंत्र का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है फेफड़ा, जिसको लंग्स बोलते हैं। जहाँ पर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहा जाता है। ठीक ना, जो मनुष्य में जो श्वसन होता है उसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहा जाता है। देखिए, श्वसन तंत्र से संबंधित हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा नासा मार्ग, उसके बाद ग्रसनी, लैरिंक्स, ट्रैकिया, उसके बाद देखिए ब्रोंकाई हो जाएगा, ब्रोंकियोल्स हो जाएगा और फेफड़ा हो जाएगा। ये सारे जो हमारे शरीर के अंग है, ये श्वसन तंत्र से संबंधित अंग है। ध्यान में इसको रखिएगा। आप लोग क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अंग है जो श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है या श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक ना, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि नासा मार्ग कहाँ पर है। तो नासा मार्ग जो है, देखिए ये नाक जो है इसको नासा मार्ग बोलते हैं। ग्रसनी जो है यहाँ पर स्थित है। लैरिंग जो होता है जहाँ से हम लोग आवाज़ निकालते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं, ये लैरिंग्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये है ट्रैकिया, ठीक है, और ब्रोंकाई इसको बोलते हैं। ठीक ना, ये मोटा मोटा जो रहता है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। जो पतला पतला होता है ये फेफड़ा में, उसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ये जो होता है ये पूरा फेफड़ा है, लंग्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि नासा मार्ग जो है ये प्रवेश द्वार और फिल्टर का काम करता है हमारे शरीर में। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है और यह श्वसन नाल के द्वार का भी कार्य करता है, क्योंकि यहीं से हम लोग एयर को अंदर लेते हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। इसकी संरचना जो होता है, इसकी संरचना एक म्यूकस कला के द्वारा स्तरित होती है। ठीक ना, यह स्तर जो होता है प्रतिदिन लगभग आधा लीटर म्यूकस स्रावित करती है। कितना? आधा लीटर म्यूकस जो है स्रावित करती है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह नाक से थोड़ा थोड़ा म्यूकस बाहर निकलता रहता है। ठीक ना, तो इसकी जो गुहा है म्यूकस कला में स्तरित रहती है। देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा थोड़ा पानी पानी जैसा दिख रहा है। उसके बाद देखिए सुरक्षा क्या करता है। ये धूल के कण जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव को अंदर के शरीर के अंदर जाने से प्रवेश को रोकती है। मतलब कि हमारे शरीर में जितने भी कचरा वगैरह जैसे धूल है, मिट्टी है, जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, उनको जाने से ये रोकती है। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और नाक में छोटा छोटा देख बाल भी होता है, आप लोग देख सकते हैं। ये यही सब धूल कण को रोकने अंदर जाने से रोक देती है। और उसके बाद देखिए तापमान का नियंत्रण। यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बनाकर रखती है। ठीक ना, शरीर के ताप के को बराबर बनाती है। जो भी हमारे शरीर के अंदर एयर जाती है, वायु जाती है, उसको नम बना कर रखती है और शरीर के ताप को बराबर बनाती है। कौन? तो ये नासा मार्ग। ठीक है, इसके बारे में आप लोग देख लिए अच्छे से। चलिए हम लोग अब देखते हैं लैरिंग्स के बारे में। ठीक है, लैरिंग्स जिसको बोलते हैं सुरक्षा वाल्व बोलते हैं। लैरिंग जो होता है या ग्रसनी नासा, जो लैरिंग जो होता है ना, फायरिंग्स नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। ठीक ना, ग्रसनी जो होता है, लैरिंग जो होता है, ये है ग्रसनी। ठीक ना, ग्रसनी और नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित रहता है ये। ठीक ना, ये होता है लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है। जो लैरिंग जो होता है, लैरिंग्स क्या करता है? ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है। ये है लैरिंग्स। ठीक है, और ये है ट्रैकिया और ये है ग्रसनी, दोनों को आपस में जोड़ता है। इसका काम क्या है? इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना होता है। ये जिसका काम क्या है? ध्वनि उत्पादन करना होता है। और
इसलिए इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं, ठीक ना। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं। इपिग्लोटिस किसको बोलते हैं, लैरिंग्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है, इसी को इपिग्लोटिक्स बोलते हैं। देखिए इपिग्लोटिक्स आप लोग को मैं समझा दूं, इपिग्लोटिक्स कौन सा है, ये इपिग्लोटिक्स है। इपिग्लोटिक्स और ये लैरिंग्स ये है, ठीक है। इपिग्लोटिक्स ये होता है। इपिग्लोटिक्स क्या करता है, ये लैरिंग्स जो होता है उसके प्रवेश द्वार पर स्थित होता है। जो लैरिंग्स के प्रवेश द्वारा परिचित होता है, ये पत्ती समान कपाट होता है, ठीक है ना, पत्ती के समान होता है। इसका काम क्या होता है एपिग्लोटिस का, जब कुछ भी निगला जाता है, जब कुछ भी आप खाना निगलते हैं तो यह एपिग्लोटिस द्वार बंद कर देता है, ठीक ना। एपिग्लोटिस जो है ये द्वार बंद हो जाता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। आपको पता है कि हम लोग जो मुंह से भी सांस लेते हैं, नाक से भी सांस लेता है, खाना भी हम लोग मुंह से लेते खाते हैं, तो दोनों जो का रास्ता जो एक ही है। लेकिन कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि हम लोग को खांसी आ जाती है, जैसे जैसे पानी पीना पड़ता है, तो क्या होता है, वो इपिग्लोटिक्स थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, जिसके कारण जो पानी वगैरह जो हमारा सांस नली में चल जाती है। तो ये खाने का नली और जो श्वास का नली दोनों के मेन पॉइंट पर कौन रहता है, तो इपिग्लोटिक्स रहता है, जिससे खाने और एयर का मार्ग को ये बदलता रहता है, ये बंद कर देता है, द्वार को बंद कर देता है, ठीक है। तो समझ गए ये सारी चीजें। आगे देखिए ट्रैकिया। ट्रैकिया का मुख्य ट्रैकिया क्या है, तो वायु का यह मुख्य मार्ग होता है। ट्रैकिया क्या होता है, यह वायु का मुख्य मार्ग होता है। देख सकते हैं आप लोग, ये ट्रैकिया है, यहाँ पर ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है, यह वायु का मुख्य मार्ग होता है और इसकी संरचना जो है यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। इसके जो संरचना जो है क्या है, यस वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। ट्रैकिया के दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोंक्यूल कहते हैं। जो ट्रैकिया जो इसके जो दोनों जो शिराएं हैं, जो दोनों प्रमुख शिराओं को प्राथमिक ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। विभाजन देखिए ट्रैकिया का, दाएं ब्रोंक्यूल जो होता है 3 शाखाओं में बांटकर दाएं फेफड़े में प्रवेश करता है। तो देख सकते हैं कि जो दाएं ब्रोंक्यूल है, दाएं ब्रोंक्यूल कितने में, 3 भागों में। दाएं ब्रोंक्यूल देख सकते हैं ये 3 भागों में, और जो बाएं ब्रोंक्यूल है वो 2 शाखाओं में बंटकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करता है। बाएं वाला जो 2 भाग में, और जो दाएं वाला जो है 3 भागों में दाएं फेफड़े में प्रवेश करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फेफड़े जो हमारा श्वास का जो हमारे श्वसन का मुख्य अंग है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो दाएं ब्रोंक्यूल से इसमें 3 भाग होते हैं, और जो बाएं ब्रोंक्यूल होता है इसमें कितना होता है, 2 ही होता है, ठीक है। 2 शाखाओं में बटा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं फेफड़ा, मुख्य मशीन है जो फेफड़ा। सबसे पहले देखिए जो फेफड़ा जो होता है हमारे बॉडी में एक जोड़ी फेफड़ा होता है, और इनका रंग जो होता है लाल होता है, लाल होता है। इसकी संरचना स्पंज के समान होती है। देख सकते हैं कि एकदम स्पंज के समान इसकी संरचना है, ठीक है। दाएं फेफड़ा जो है बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। जो दाएं वाला फेफड़ा है वो बाएं फेफड़ा के आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। दाएं वाला बड़ा होता है। दाएं वाला बड़ा क्यों होता है, क्योंकि देखिए दाएं वाला जो इसमें ब्रोंक्यूल जो था इसमें 3 भाग में बढ़ता था, और इसमें मात्र 2 ही भाग में बढ़ता था, बढ़ रहा है, ठीक ना। इसमें 2 ही भाग में बढ़ रहा है, इसमें 3 भाग में, तो दाएं वाला बड़ा होगा ना, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स भी 3 भाग में इधर बढ़ रही थी, इसमें 2 भाग में ही बढ़ रही थी। समझ में आ रहा, तो वही चीज़ है, दाएं वाला फेफड़ा बाएं वाला फेफड़ा से बड़ा होता है। आगे देखते हैं, प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। फेफड़ा जो होता है, प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक ना, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके द्वारा ये घिरा रहता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। श्वसन के प्रकार देखते हैं। श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन 4 प्रकार का होता है। एक बाह्य श्वसन होता है, एक गैसों का परिवहन होता है, एक आंतरिक श्वसन होता है, और एक कोशिकीय श्वसन होता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे।
पहले आप लोग देख लीजिए श्वसन बोलते किसको हैं, इंस्पिरेशन किसको बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद में देखेंगे श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन किसको बोलते हैं। देखिए श्वसन जो होता है हम लोग वायु को अंदर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन को हम लोग उसमें से पूरे ऑक्सीजन को सारे एरिया में, हमारे बॉडी के पूरी एरिया में फैलता है, ठीक है, पूरी एरिया में फैलता है। उसके बाद वो अशुद्ध होता है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आ जाती है। तो हम लोग अपने शरीर के अंदर, हमारे अपने शरीर के अंदर गैसों को लेना, अंदर लेना निश्वसन कहा जाता है, माने कि इंस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक ना। और निश्वसन होती कैसी है। इस अवस्था में वायु वातावरण से फेफड़े में प्रवेश करती है। जो वायु है यह वातावरण से फेफड़े में प्रवेश करती है। देख सकते हैं आप लोग वक्षगुहा का आयतन, जो वक्षगुहा जो है इसका आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े में निम्न दाब बन जाता है। जब इसका आयतन बढ़ेगा तो इसके अंदर अपने आप दाब कम हो जाएगा। जब आयतन घटेगा तो दाब अपने आप बढ़ जाता है, ठीक ना, ठीक है ना। तो यहाँ निम्न दाब बन जाता है और अंदर गैस चला जाता है, ठीक है। हवा तब तक प्रवेश करती है जब तक भीतरी और बाहरी दाब बराबर ना हो, तब तक अंदर हवा जाती रहती है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, निश्वसन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं उच्छ्वसन किसको बोलते हैं, एक्सपीरेशन किसको बोलते हैं। वायु का निकास, देखिए निश्वसन मतलब अंदर लेना और एक्सपीरेशन मतलब वायु को छोड़ना। इस किसके अंतर्गत आती है, यह बाह्य श्वसन के अंतर्गत आती है, ठीक है। हम लोग बाह्य श्वसन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए कि इसमें क्या होती है, उच्छ्वसन में क्या होती है। इस क्रिया में श्वसन के बाद वायु उसी वायुपथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पूरा लौट जाती है। देखिए गैस अंदर बाहर निकल रहा है, ठीक है। जिस पद से वह फेफड़े में प्रवेश करती है उसी में ये वापस आती है, दूसरी जगह से कोई नहीं, इसी में से आती है, नाक में आए चाहे मुंह में आए। यह श्वसन का दूसरा चरण होता है, ठीक है। ये ब्रीदिंग जो होता है ये उसका दूसरा चरण होता है। पहला चरण जो श्वसन का पहला चरण निश्वसन होता है और दूसरा चरण होता है उच्छ्वसन, ठीक है। और दोनों को मिली रूप को क्या बोलते हैं, मिलकर दोनों को मिली जुली रूप को बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। और देखिए आप लोग आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि श्वास में वायु का संघटन कितना होता है। तो देखिए जब आप अंदर गैसों का लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन जो होती है 78.09% होती है और उसमें आप लोगों को ऑक्सीजन जो होता है कितने 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, तो 0 से 0.03% होती है, ठीक है, 0 से 0.03% होती है। और जब आप इसको बाहर निकालेंगे, जब आप गैसों सांस को छोड़ते हैं उस टाइम 78% मतलब जितना आप नाइट्रोजन अंदर लिए हैं उतना ही नाइट्रोजन को छोड़ते हैं। और जो ऑक्सीजन की जो मात्रा थी वो 21 से घट के कितनी हो गई, 17, मतलब 4 की लॉस हुआ। और बाहर निकल गई कौन, 4%, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये परिवर्तन होता है, ये 21 से घट के 17 हो जाती है और ये 0 से बढ़ के 4% हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग तो देख लिए कि बाह्य श्वसन तो देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कौन सा, अब हम लोग देखते हैं गैसों का परिवहन के बारे में। आइए देखते हैं गैसों का विनिमय, ठीक है। गैसों का विनिमय गैसों का विनिमय मतलब कि ये किसके अंतर्गत आती है, ये इसी के अंतर्गत आती है, बाह्य श्वसन के अंतर्गत ही आती है। गैसों का भी परिवहन हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक ना। अभी इसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि अंदर कोशिकाओं के तक हमारा ऑक्सीजन किस तरह पहुंचता है। तो गैसों का विनिमय में देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो गैसों का विनिमय है वो फेफड़े के अंदर होती है। गैसों का विनिमय कहाँ पर होती है, फेफड़ों के अंदर होती है, ठीक है। और यह विसरण प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। तो हमारे जो फेफड़ा में गैसों का जो मिक्सिंग होता है, गैसों के अंदर जो विनिमय होता है किस आधार पर होता है, तो विसरण प्रवणता के आधार पर होता है। देख सकते हैं कि ये जो है ये ऑक्सीजन है और ये कौन सा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की विसरण की जो क्षमता होती है वो इससे जो ऑक्सीजन की विसरण की क्षमता से क्या होती है, विपरीत होती है।
विसरण की दिशा के एक दूसरे के विपरीत होती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। दोनों में दाबों में अंतर होता है, जिसके कारण गैसों में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। इन दोनों गैसों के विसरण की दिशा एक दूसरे से क्या होती है? विपरीत होती है। ठीक है, आगे देखिए कि गैसों का परिवहन देखते हैं। गैसों का परिवहन जो है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन के देखते हैं। परिभाषा क्या है? गैस जो O2 और CO2 का फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़ों तक वापस आने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैसों का परिवहन बोलते हैं। गैसों का परिवहन किसको बोलते हैं? मतलब कि गैस में कौन कौन आएगा? O2 और CO2 का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक जाना, ठीक ना, फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक जाना और पुनः फेफड़ों तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन का वाहक, ठीक ना, ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक ना, कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। देख सकते हैं कि ये है ऑक्सीजन, ये जो है ये ऑक्सीजन है। पेन चेंज कर देता हूँ, देखिए ये है ऑक्सीजन और इसका परिवहन कौन करता है? ये हीमोग्लोबिन कर रहा है। ठीक ना, ये हीमोग्लोबिन कर रहा है इसका परिवहन। तो ध्यान में रखना है कि हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि गैसों का परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह होता है। ठीक ना, हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% ही कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाता है। ठीक ना, मात्र 10 से 20% ही कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। जहां आप देख रहे थे कि ऑक्सीजन का पूरा परिवहन हीमोग्लोबिन कर रहा था, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का मात्र 10 से 20% ही हीमोग्लोबिन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिका से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% ही होता है। ठीक ना, और आप देख सकते हैं कि 7% जो है वो प्लाज्मा में घुलकर CO2 का परिवहन होती है। ठीक ना, 7% CO2 प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। इस रूप में 7% CO2 का परिवहन होता है कार्बोनिक अम्ल के रूप में। ठीक ना, 7% होता है। और देखिए बाइकार्बोनेट्स के रूप में 70% होता है। ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट्स के रूप में आप लोग देख सकते हैं। बाइकार्बोनेट्स के रूप में सबसे आप लोग को देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्लाज्मा के रूप में सबसे कम होता है, 7% होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के रूप में 10 से 20% होता है और जो बाइकार्बोनेट्स है इसमें 70% तक इसी के द्वारा होता है। यह पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट्स का निर्माण करता है। ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट्स का निर्माण करता है। बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का लगभग 70% भाग परिवहन होता है। वह रुधिर के पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है और इसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, इसके बारे में आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि सांस केवल हम लोग केवल सांस ही नहीं लेते हैं, हम लोग केवल सांस ही नहीं लेते हैं, हम लोग हवा केवल नहीं लेते हैं सांस में। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठीक ना, कितना? 400 ml। चलिए आप लोग सारे लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोग जो है अपनी आवाज़ को किसके द्वारा, किस हमारे शरीर के किस अंग द्वारा निकालते हैं? सारे लोग कमेंट करके बताइए। और देखिए आप लोग कभी भी सांस छोड़ते होंगे तो थोड़ा गीला गीला सा एयर निकलता है अंदर से बाहर। ठीक ना, तो उसमें 400 ml हम लोग डेली क्या करते हैं? गैस के रूप में पानी को निकाल देते हैं। ठीक ना, आगे देखते हैं हम लोग ऊर्जा का महासागर श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया किस तरह हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं आंतरिक श्वसन। जैसे कि ऊपर आप लोग पढ़े थे, ये कौन सा बाह्य श्वसन हो रहा था। ठीक है, बाह्य श्वसन हो रहा था और गैसों का परिवहन तो आप लोग देख ही चुके हैं इधर। ठीक है ना, गैसों का परिवहन देख चुके हैं, ऑक्सीजन के द्वारा किस तरह हो रहा था। ठीक ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे कि आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर किस तरह क्या होती है। ठीक ना, आंतरिक श्वसन किसको बोलते हैं? शरीर के अंदर रुधिर एवं
ऊतक द्रव्य के बीच, जो रुधिर एवं जो ऊतक द्रव होते हैं उनके बीच जो गैसीय विनिमय होता है उसी को क्या बोलते हैं, आंतरिक श्वसन बोलते हैं। ठीक ना। आप लोग देख सकते हैं रुधिर है, ये रुधिर है और उनके बीच में जो ऊतकों का जो बीच में जो द्रव है, इनके द्वारा जो ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये जो ये गोला जैसा है, बॉल जैसा, ये ऑक्सीजन है और ये द्रव के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन, ये रुधिर का द्वारा श्वसन का परिवहन, गैसों का विनिमय होता है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक ना, ये द्रव के द्वारा, इसी को क्या बोलते हैं, आंतरिक श्वसन बोलते हैं। फेफड़े में होने वाले श्वसन जो होते हैं ये बाह्य श्वसन होता है। फेफड़े में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहा जाता है और शरीर के अंदर जो कोशिकाओं के द्वारा होती है उसको बोलते हैं आंतरिक श्वसन। आप लोग देख सकते हैं कि ये कोशिका है हमारे शरीर का और ये रक्त जो है इन लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रही है, ये द्रव के द्वारा, ये जो द्रव है इसी के थ्रू। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप से व्यू आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह का परिवहन होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, कोशिकीय श्वसन देखिए, खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, इसी को बोल जाता है कोशिकीय श्वसन। ठीक ना, क्या बोलते हैं कि खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप जो खाद्य पदार्थ हमारा शरीर में पहुंचता है उसके द्वारा जो प्राप्त ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा, जो ऑक्सीजन होता है जो हम लोग बाहर से लेते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। ठीक ना, और कोशिकीय श्वसन का मुख्य लक्ष्य क्या है, ऊर्जा विमुक्त करना है। क्या लक्ष्य है, ऊर्जा का विमुक्त करना है। ठीक है ना, और जो ऊर्जा का विमुक्त किस तरह होता है, कोशिकीय श्वसन दो तरह का होता है कोशिकीय श्वसन। एक होता है अनॉक्सी श्वसन और एक होता है ऑक्सी श्वसन। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। ठीक ना, और ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए इसका क्या होता है, इसके ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए एक प्रक्रिया होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनॉक्सी श्वसन के किस तरह होता है अनॉक्सी श्वसन के बारे में। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। किसकी अनुपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं रहता है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कि इस श्वसन में इस श्वसन में क्या होता है, इस श्वसन में जो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जो है मतलब कि ऑक्सीजन का जो मांसपेशियों में क्या होता है, ऑक्सीजन का रहेगा नहीं, ऑक्सीजन मांसपेशियों में मतलब रहेगा नहीं, मतलब उसी को अनॉक्सी श्वसन बोलेंगे ना। तो जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो ग्लूकोज का जब उस टाइम श्वसन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, किसमें, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और वहीं जो ईस्ट और बैक्टीरिया है उसमें ग्लूकोज का जब श्वसन होता है तो इथाइल अल्कोहल बन जाता है। ईस्ट एवं बैक्टीरिया में इथाइल अल्कोहल बोलता है और मांसपेशियों में ग्लूकोज का विघटन अनॉक्सी श्वसन में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक ना, और जो ये बनता है, जो इथाइल अल्कोहल बनता है ईस्ट एवं बैक्टीरिया में, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग शर्करा किण्वन, शुगर फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक ना, इसे इसके अंत में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक ना, क्वेश्चन पूछता है कि अनॉक्सी श्वसन के अंत में क्या बनता है, तो पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ऑक्सी श्वसन के बारे में, जिसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें श्वसनी पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन था ही नहीं और ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन रहता है। फलस्वरूप क्या होता है, CO2 बनते हैं, CO2 का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों का निर्माण हो रहा था। जैसे कि देखिए कि ईस्ट एवं बैक्टीरिया में किसका निर्माण होता था, इथाइल अल्कोहल का, और वहीं हमारे मांसपेशियों में
लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो रहा था। और वहीं ऑक्सीश्वसन में किसका निर्माण होता था, देखिए किसका निर्माण होता है, तो CO2 H2O बनते हैं तथा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक ना, काफ़ी मात्रा में ऑक्सीश्वसन में क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि ऑक्सीश्वसन में ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है कि अनॉक्सीश्वसन में, तो ऑक्सीश्वसन में ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। ऑक्सीश्वसन होती कैसी है, तो देखिए ये है ग्लूकोज, ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये जल निकलेगा और कितना 2830 किलो जूल ऊर्जा विमुक्त होगा। ध्यान में रखना है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। और ये वाला जो पॉइंट है ये भी देखिए, ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीजन से संपर्क हुआ, ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसके साथ जल निकला। ठीक है, और उसके साथ 2830, ठीक है ना, 2830 किलो जूल ऊर्जा विमुक्त हुई, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्लाइकोलोसिस किसको बोलते हैं, ग्लाइकोलोसिस को ही EMP पथ भी बोलते हैं। ग्लाइकोलोसिस जो होता है यह कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलोसिस होता कहाँ पर है, तो ग्लाइकोलोसिस ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और एम्बेडेन मेयरहोफ पर्सन ने इसकी खोज किया था, इसीलिए इसको EMP पथ भी कहते हैं ग्लाइकोलोसिस को। ठीक ना, इसकी विशेषता क्या है, यह अनॉक्सी एवं ऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित होती है। ठीक है, किसमें, यह अनॉक्सी एवं ऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित रहती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तो नहीं पड़ती है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो इसके थ्रू एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ध्यान में रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, तो 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो ऊर्जा निकलती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस के निर्माण में 2 ATP ऊर्जा जो है खपत होती है। ठीक ना, ग्लाइकोलाइसिस के निर्माण जब होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान 2 ATP ऊर्जा जो है का व्यय होता है। जिस तरह हम लोग कुछ काम करते हैं तो काम करने के लिए हम खाना वगैरह खाते हैं कि नहीं, खाना खाते हैं ना, तो इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 ATP ऊर्जा व्यय होती है और प्राप्त कितनी होती है, 4 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। ठीक है, तो शुद्ध लाभ कितना हुआ, शुद्ध लाभ जो हुआ 2 ATP हुआ, क्योंकि 2 ATP तो लिया था और 4 ATP दे दिया, तो 4 ATP दे दिया, इसका मतलब 2 ATP का हम लोग का लाभ हुआ। और ATP का है तो कोशिकाओं के अंदर ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसी के द्वारा कोशिकाएं द्वारा है कोशिका श्वसन होता है। ठीक ना, तो अर्थात 1600 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कि एक ATP में कितना 8000 कैलोरी होती है एनर्जी। ठीक ना, 8000 कैलोरी, 8000 कैलोरी। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितनी लाभ हुई, 2 ATP की, मतलब कि 16000 कैलोरी की लाभ हुई। ठीक ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र। ठीक ना, और इसी में दिया हुआ है कि जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आता है। क्वेश्चन पूछता है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हाइड्रोजन के कितने परमाणु बनते हैं, 4 बनते हैं, जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आता है। चलिए क्रेब्स चक्र के बारे में देखते हैं हम लोग। इसकी खोज किसने की थी, 1937 ईस्वी में हेंस क्रेब ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, 1937 में हेंस क्रेब ने की थी। इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है साइट्रिक अम्ल या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र। इसका अन्य नाम साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र होता है। यह कहाँ होता है क्रेब्स चक्र, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक विशेष एंजाइम की उपस्थिति में होते हैं। क्रेब्स चक्र जो ये भी हमारे बॉडी में ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है। ये कहाँ होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एक विशेष एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ठीक ना, क्रेब्स चक्र। ठीक ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसी के अंदर
ये इसका निर्माण होता है, ये इसी के अंदर ये प्रक्रिया होती है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया के बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो क्रेब्स चक्र के प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल के अणु माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं। जो पायरुविक अम्ल के जो अणु होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ ना, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये हुआ पायरुविक अम्ल। तो पायरुविक अम्ल के अणु जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं। एडीपी के दो अणु एटीपी के दो अणु बनते हैं। एडीपी के दो अणु जो होते हैं वो एटीपी के दो अणु का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन के दो दो परमाणु 5 बार विमुक्त होता है। इस प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन के जो परमाणु है 5 बार विमुक्त होता है, 5 बार, ठीक है, याद करके रखना है। पूरे चक्र में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। इसमें कितने अणु बनते हैं? 6। क्वेश्चन पूछेगा है कि क्रेब्स चक्र के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो 6 अणु बनते हैं। कितने अणु? 6 अणु बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान ही होता है। हमारे शरीर में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्रेब्स चक्र के दौरान ही होता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग को ऊर्जा का कुल उत्पादन किस तरह होता है। तो पायरुविक अम्ल के एक अणु से एटीपी के एक अणु प्लस 5 NADH गुना 3 ATP। ये बहुत लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक ना। आप लोग ध्यान से समझिए, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए कि एटीपी के पायरुविक अम्ल के एक अणु से क्या क्या होता है। एक ATP बनता है सीधे, उसके बाद 5 NADH गुना 3 ATP, ठीक ना, प्लस 1 FADH2 गुना 2 ATP। इस प्रकार कितना हो गया? 18 ATP का निर्माण हो गया। तो ग्लूकोज के एक अणु से कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? तो 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। कितने? 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। आप ये याद कर रखिए ना कि पायरुविक अम्ल के एक अणु से 18 ATP बनते हैं। पायरुविक अम्ल के एक अणु से कितने एटीपी बनते हैं? 18 एटीपी बनते हैं। और ग्लूकोज के एक अणु से कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। इस प्रकार एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक अम्ल बने? 2, और एक पायरुविक अम्ल में 18 एटीपी, मतलब कि 18 गुना 2 मतलब 36 एटीपी हो गया। अब ग्लाइकोलिसिस के दौरान आप लोग को देखे होंगे कि कितने एटीपी बन रहे थे? तो 2 एटीपी का लाभ हो रहा था। ऊपर पढ़े थे आप लोग, 2 एटीपी का लाभ उस टाइम हो रहा था। तो टोटल कितना हो गया? 18 गुना 2 प्लस 2 मतलब 36 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक ना। कुल ऊर्जा उत्पादन के दौरान 36 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि श्वसनीय पदार्थ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। कौन कौन सी श्वसनीय पदार्थ हमारे बॉडी में है और किस तरह श्वसन हमारे शरीर में होता है। देखिए, श्वसनीय पदार्थ जो होता है, रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है और प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ होते हैं, ठीक ना। और कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ही श्वसन होता है। हमारे बॉडी में सबसे पहले किसका श्वसन होता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का, मतलब ग्लूकोज का श्वसन होता है। जब ग्लूकोज समाप्त हो जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जब समाप्त हो जाता है, तब इसका पाचन होता है वसा का, ठीक ना। जब वसा का भी समाप्ति हो जाती है तब प्रोटीन, अंत में प्रोटीन, जब वसा भी समाप्त हो जाता है तब प्रोटीन का पाचन होता है। तो ध्यान में रखना है कि हमारे बॉडी में सबसे पहले किसका पाचन होता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद वसा का, और जब वो दोनों ही खत्म हो जाएंगे तब प्रोटीन का पाचन हमारे बॉडी में होता है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष और नियंत्रण के बारे में देखिए। प्राकृतिक जो है ये श्वसन, एक प्रकृति जो है, मतलब कि श्वसन का प्रकृति क्या है? यह एक अपचयी क्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। इससे शरीर के भार में कमी आती है। क्वेश्चंस डायरेक्ट आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ देता है कि श्वसन से हमारे शरीर के भार में कमी आती है कि नहीं आती है? तो बिल्कुल आती है। और श्वसन किस प्रकार का प्रक्रिया है? एक अपचयी क्रिया है। कैसा? अपचयी क्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है, ठीक है। और श्वसन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के मेंडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा होता है। जो हमारा मस्तिष्क जो होता है, उसका जो मेंडुला ऑब्लिगेंटा जो भाग है, उसी के द्वारा श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। तो ये टॉपिक कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि जो लूसेंट बुक है,
लुसेंट जो बुक है इसका डेली होमवर्क दे दे के आपको क्यूज कराया जाए, आप क्यूज करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो ड्रीम सक्सेस है, ड्रीम सक्सेस है, इसे जुड़िए। आप लोगों को डेली इसे क्यूज कराई जाती है और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसी से क्यूज कराई जाती है। बेहतर से बेहतर तैयारी आप लोग को इस हमारे चैनल से आप लोग की हो जाएगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो जो ये टॉपिक पढ़ा दी गई है इसी टॉपिक को आप लोग को वीडियो को देखना है और उसके बाद आप लोग को इसी टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। सारी चीज़ें समझाने के बाद तो आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करिएगा और जल्दी समझ में आएगा, सारी चीज़ें याद आसानी से हो जाएगी। विजुअल तरीक़ा से आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं तो, ठीक है। और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू।